Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic which I am going to start is classification of tracheophytes. Basically आज से onward हम classification of tracheophytes की डिटेल डिस्कस करेंगे. आज के टॉपिक की बात करें तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेकियोफाइट से फर्स्ट जो है वो सब डिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सिलोप्सिडा, जिसको हम विस्क फंड्स भी बोलते हैं. तो आज के टॉपिक में हम सिलोप्सिडा की तमाम डिटेल देखेंगे. हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे इनके लिविंग जनरा कौन से हैं, इनके एक्सटिंक्ट जनरा कौन से हैं. तो बेसिकली हम इनकी तमाम डिटेल इसकी टॉपिक रिलेटेड देखेंगे. मूव ऑन करते फर्दर वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. बेसिकली ये स्लाइड है जहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है. हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेकियोफाइट्स का आगाज कर दिया. पहला सब डिवीजन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सिलोप्सिडा, जिसको विस्क फंड्स भी बोलते हैं. क्यों विस्क फंड्स बोलते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस. इनकी जो अपीयरेंस है, इनकी जो आप कह सकते हैं दिखने में विजुअली हम इनको विस्क फंड्स बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि याद करें, मैंने बार बार कह रही हूँ, जैसे जैसे हमने कहा था कि इस टॉपिक में हम मूव करेंगे, हम प्लांट से रिलेटेड सिंपल से कम्प्लेक्स तक का सफर करेंगे. और फिर उसमें क्लासिफिकेशन की भी बात करें तो हम क्लासिफिकेशन में भी फर्स्ट सब डिवीजन से लास्ट वाले सब डिवीजन तक जैसे जैसे मूव करेंगे तो हम उसमें भी कम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे. तो क्योंकि सिलोप्सिडा जो है वो फर्स्ट सब डिवीजन है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेकियोफाइट्स की, दैट मीन्स कि ये हम इनको अर्लीस्ट ग्रुप भी मानते हैं वस्कुलर प्लांट्स का. अब जैसे जैसे हम नेक्स्ट सब डिवीजन डिस्कस करेंगे वो फिर टाइम पीरियड के लिहाज से भी उसके बाद इवॉल्व हुए, उसके बाद इवॉल्व हुए, तो उसके बाद इवॉल्व हुए. तो जो अगर हम सिलोप्सिडा की बात करें, जो सिलोप्सिडा है वो अर्लीस्ट ग्रुप माने जाते हैं वस्कुलर प्लांट के. क्लियर हो गया? चलिए, अर्लीस्ट भी कह सकते हैं, सिंपलेस्ट वस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं. जैसे जैसे अब हम इनको क्लासिफिकेशन में आगे आगे सब डिवीजन मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे आप कह सकते हैं एवोल्यूशन भी लेट होती जाएगी और उसके साथ साथ हम कहेंगे कि उनकी कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगी. क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी एमसीक्यूज पॉइंट रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपने लाजमी मेंशन कर लेना. ये पूछा जाता है कि जी आप अब सिलोप्सिडा के एक्सटिंक्ट जनरा बताएं. ठीक है. तो अगर एक्सटिंक्ट जनरा की बात करें तो वो राइनिया है, कोक्सोनिया है, ठीक है, सिलोफाइटन है और हॉर्नियोफाइटन है. बेसिकली ये चार ऐसे जेनरा हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिनकी अब एग्जिस्टेंस नहीं है. बेसिकली हम क्योंकि इनको अर्लीस्ट ग्रुप मानते हैं वस्कुलर प्लांट्स का, अब कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता जाता है अब जो है ना ये हमें ज़मीन पे नज़र नहीं आते, इनकी अपीयरेंस ही नहीं मौजूद, या कह सकते हैं इनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है. तो अगर हम सिलोप्सिडा जो कि एक फर्स्ट सब डिवीजन है, मैं बार बार कह रही हूँ क्लासिफिकेशन ट्रेकियोफाइट्स या फिर वस्कुलर प्लांट्स की जो फर्स्ट सब डिवीजन है, उनके एग्जिस्ट ना करने वाले जनरा या एक्सटिंक्ट जनरा वो ये है. एमसीक्यूज पॉइंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट है. चलें जी, अब यहाँ से हम इनका स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं. स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सिलोप्सिडा प्लांट है इनको हम रूटलेस स्पोरोफाइट बोलते हैं. अब पहली बात ये समझिए कि हम इनको स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं. ठीक है. हम इनको गिमिटोफाइट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ब्रायोफाइट्स की बात करें तो हम उन ब्रायोफाइट्स को गिमिटोफाइट बोलते थे. क्यों? क्योंकि उनकी प्लांट बॉडी को हम गिमिटोफाइट बोलते हैं. वो इसलिए क्योंकि उनकी गिमिटोफाइट जो है वो जनरेशन डोमिनेंट थी. अगर हम इसकी बात करें तो इनमें स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट है, जिसकी वजह से इनकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है. क्लियर है? चलिए, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रूटलेस है, इनमें रूट्स नहीं होते. अब अगर इनमें इन प्लांट्स में रूट्स नहीं है तो ये कैसे फिर अब्जॉर्प्शन करेगी, एंकरिंग कैसे करेगी, कैसे ये अपना मैकेनिज्म जो है वो परफॉर्म करती है? तो इनमें बड़ा ही एक स्पेशल मैकेनिज्म है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. डायग्राम भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. देखिए, ऐसा है कि इनमें ना स्टेम जो है ना वो एक खास किस्म के स्ट्रक्चर में चेंज होती है. ठीक है. अब वो खास किस्म के स्टेम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, कहते हैं कि अगर हम बात करें ना तो स्टेम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. एक तो एरियल पार्ट में और दूसरे जो है वो अंडरग्राउंड राइजोम. अब अंडरग्राउंड राइजोम और एरियल पार्ट ये बेसिकली स्टेम ही है जो कि सिलोप्सिडा के स्ट्रक्चर से बाहर इवॉल्व, या इनमें ऐसा का स्ट्रक्चर मौजूद होता है. अब मैं एरियल पार्ट को भी एक्सप्लेन करूंगी, राइजोम को भी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन यहाँ एक समझें, आप कहते हैं कि अगर हम इन एरियल पार्ट की बात करें, जो एरियल पार्ट है या राइजोम है, या इन दोनों किस्म की जो स्टेम की बात करें, तो ये दोनों स्टेम जो है ये डाइकोमिसली ब्रांच है. डाइकोमिसली ब्रांच का मतलब मैंने आपको बता दिया था, ऐसी ब्रांच जो ऐसे है, मतलब एक से आगे दो प्लान्स में वो डिवाइड हो, तो इस स्ट्रक्चर को हम डाइकोमिसली ब्रांच बोलते हैं. तो मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हम सिलोप्सिडा की एरियल पार्ट्स की बात करें या राइजोम की पार्ट्स की बात करें, तो वो दोनों स्टेम जो हैं वो डाइकोमिसली प्लांट है, एक जो है वो दो में डिवाइड होगी. क्लियर हो गया? अब चले हम इन दोनों को समझते हैं, एरियल पार्ट्स कैसे हैं इनके, राइजोम कैसे हैं. अगर कहते हैं कि राइजोम की बात करें तो इनको हम अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं. राइजोम क्या है? ये अंडरग्राउंड स्टेम है, दैट बियर राइजोइड्स. अब राइजोइड्स क्या थे? हमने कहा था ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एब्जॉर्प्शन करता है, एंकरिंग करने में हेल्प करता है, किसी भी सरफेस के साथ अटैचमेंट करता है. तो अब यहाँ आपके सामने डायग्राम शो किया, ये जो है ना ये आप समझ लें कि जी सिलोप्सिडा है. ठीक है. सिलोप्सिडा का मैंने आपके साथ एक मेंबर शेयर किया जिसमें हम डिस्कस करें कि इनके स्ट्रक्चर में ना दो पार्ट होता है. एक तो एरियल पार्ट्स हैं जिसको एरियल ब्रांचेस भी बोलते हैं, ये एरियल पार्ट है, जो ऊपर की तरफ आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं एरियल है. अब जो सेकंड हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज राइजोम, वो ये नीचे की तरफ, ये जैसे जैसे मैं आपके साथ एरो मूव करूंगी वैसे वैसे आपको ये बेसिकली है स्टेम. आप देख सकते हैं यहाँ से ही नीचे वो अंडरग्राउंड की तरफ मूव की हुई. तो बेसिकली ये है स्टेम जिसको हम अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं, जिसको राइजोम बोलते हैं. तो ये राइजोम जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है, बेसिकली है स्टेम, इनको रूट नहीं बोलेंगे.
इसके ऊपर ना एक स्ट्रक्चर बेयर करता है, या फिर आप किसी इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर इवॉल्व होता है या फिर लगा होता है, उनको हम राइजोइड्स बोलते हैं। अब वो राइजोइड्स, आप ये धागे लाइक स्ट्रक्चर देख लेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये राइजोइड्स हैं जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो कि राइजोम के साथ अटैच होते हैं और करते क्या है वो आपको बताया, एब्जॉर्प्शन करते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं और जी एंकरिंग करने में हेल्प करते हैं, जो भी काम। तो आपको ये स्टेम समझ आ गई, राइजोम का स्ट्रक्चर समझ आ गया। आगे देखते हैं, आगे एरियल पार्ट, एरियल ब्रांचेस भी कहते हैं लीफलेस होती हैं। जैसे हमने कहा था कि इनकी जो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको राइजोम बोला, वो रूटलेस है, कोई रूट्स नहीं होती। हाँ, राइजोम लगे होते हैं, ठीक है, राइजोइड्स लगे होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एरियल पार्ट की बात करें तो उसमें कहते हैं कि वो लीफलेस है, स्मॉल वेन लेस। आपको आउट ग्रोथ तो नजर आती है लेकिन वो लीव्स नहीं, मतलब इनके स्ट्रक्चर में लीव्स नहीं। अब आप कहेंगे हमने स्टार्ट में तो कहा था कैरेक्टरिस्टिक, जब हमने जनरल कैरेक्टर्स शेयर किए तो हमने कहा था कि इनमें ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स और ट्रू आप कह सकते हैं, हमने कहा जी इसमें तो फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ हमने क्यों नहीं डिस्कस किया, हमने यहाँ कहा जी इनमें रूट्स भी नहीं है, इनमें लीव्स भी नहीं है। तो क्या चक्कर है, ऐसा है कि जैसे जैसे मैंने आपको कहा था क्लासिफिकेशन में हम आगे आगे मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे कंप्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, स्ट्रक्चर्स बढ़ते जाएंगे। तो ये नहीं कि तमाम के तमाम वो जो जनरल कैरेक्टर्स है वो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डिवीजन में ही हो, जरूरी नहीं, थोड़े थोड़े हो सकते हैं, इनमें कुछ कुछ वो करेक्टर्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारे ही इसमें हो। तो जैसे जैसे आगे एडवांस करेक्टर्स इवॉल्व होंगे, जैसे एडवांस स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होंगे, वैसे वैसे जो है वो तमाम के तमाम करेक्टर्स उनमें होंगे जो कि कम्प्लेक्स प्लांट होगा। क्लियर है। अब इनकी अगर एरियल पार्ट की बात करें तो वो लीफलेस होते हैं, उनमें लीव्स मौजूद नहीं होते, लेकिन हाँ एक ऐसी आउट ग्रोथ जरूर होती है, ऐसी कि आउट ग्रोथ आप कह सकते हैं इसमें स्टेम में जरूर लगी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टेम है तो इनमें आउट ग्रोथ जरूर ऐसी लगी थी, लेकिन वेनलेस है, मतलब इनमें वेन्स नहीं होती, जैसे लीव्स में लीफलेट और वेन्स होती है ना, वो नहीं मौजूद होती। ठीक है, अब क्योंकि इनमें वेन नहीं मौजूद, दैट मीन्स कि इनमें वस्कुलर बंडल्स नहीं मौजूद, तो हम इनको फिर लीव्स नहीं बोलेंगे प्रॉपर, तो ये लीफलेस स्ट्रक्चर रखते हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जी एरियल पार्ट समझ आ गई। अब ना स्टेम हमने देख लिया जी, स्टेम दो किस्म के होते हैं, अंडरग्राउंड होता है, एरियल पार्ट वाली स्टेम होती है। अब हमने ना स्टेम का जरा इंटरनल स्ट्रक्चर देखना। पहले तो आप जनरल स्ट्रक्चर देखें स्टेम का, ये मैंने आपको जनरल स्ट्रक्चर शेयर किया स्टेम का। परेशानी में जैसे जैसे हम कम्प्लेक्स तरफ मूव करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपके साथ तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स भी शेयर करूंगी, लेकिन ये जो आगे वाला टॉपिक है ये मैंने आपको यहाँ बताना इसलिए समझाया, जरूरी समझा, क्योंकि आप जब यहाँ स्टेम का स्ट्रक्चर समझेंगे तो आपको जो है ना वो इनका स्टेम समझ आ जाएगा कि ये क्यों सिंपल है। कंपैरिजन तो करें ना, ये सिंपल है क्यों भाई, मैं आपको बता देती हूँ, परेशान नहीं होना, मैं हूँ ना। देखिए ऐसा है कि ये जो है ना, ये मैंने आपके साथ स्टेम का स्ट्रक्चर शेयर किया। बेसिकली स्टेम के स्ट्रक्चर में मैंने लेबल डायग्राम आपके साथ शेयर की ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए पहली जो है वो एपिडर्मिस होती है, उसके बाद एंडोडर्मिस होती है, उसके बाद कॉर्टेक्स होती है। अब कॉर्टेक्स जो इसमें कॉलन कायमा आ जाते हैं, पेरेंट कायमा सेल्स आ जाते हैं, टिश्यूज आ जाते हैं, क्लियर है। तो एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, और जो उसके बाद है ना उसके बाद वस्कुलर बंडल, जो लास्ट पे सेंटर में आपको ये जो एरो नजर आ रहा है ना, ये सेंटर में उन्होंने लेबर किया हुआ है, तो ये पिथ है, सेंटर पार्ट क्या है, ये वाला ये पिथ है, ठीक है। तो पिथ जो है वो सेंटर पार्ट है, उसके बाद हमें वस्कुलर बंडल नजर आ रहा है, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एपिडर्मिस, ये तो नॉर्मल। लेकिन अगर हम सिलोप्सिडा की स्टेम की बात करें तो हमने कहा वो सिंपल है, क्यों सिंपल है, चलो जी आगे रीजन देख लेते। कहते हैं कि अगर हम इनके वस्कुलर बंडल्स की बात करें ना तो इनके जो वस्कुलर टिश्यूज है ना वो नैरो होते हैं। हम बात करें इन वस्कुलर बंडल्स की, जो मैं आपको जनरल स्टेम में बता रही हूँ, तो इन वस्कुलर बंडल्स में होता ये है कि इनकी ना, उन्होंने कहा नैरो होती, क्यों नैरो होती है। अब बात समझे, हम आगे आगे डिस्कस करेंगे स्टेम में ना, जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना, वो जितना सेकेंडरी जाइलम मोटा होगा उतना ही स्टेम मोटा होगा, तना मोटा होगा। दरख्त का आपने देखा होगा, बड़े बड़े मोटे मोटे दरख्त होते हैं, इसलिए क्योंकि उनमें जो स्टेम के अंदर मौजूद सेकेंडरी जाइलम है ना वो बहुत मोटे होते हैं। क्लियर है। अब क्योंकि इनमें वो कह रहे हैं कि वो सेकेंडरी जाइलम या इनमें वस्कुलर टिश्यूज ही नैरो होते हैं, दैट मीन्स कि अगर हम इनकी जो सिलोप्सिडा हैं, अगर हम इनके स्टेम की बात करें तो बड़ी बारीक होते हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे झाड़ू के तीले होते हैं, जैसे तिनके होते हैं, बारीक से जो है ना इनके स्टेम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो ही बहुत नैरो हैं। क्लियर है। अब क्योंकि वस्कुलर बंडल बहुत नैरो हैं, ठीक है, तो इनमें कहते हैं कि वो फिर सेंटर पे आ जाते हैं, वस्कुलर बंडल सेंटर में आ जाते हैं और सॉलिड होते हैं विदाउट पिथ। अब इनके स्ट्रक्चर में पिथ ही नहीं मौजूद होती, ठीक है, वो बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं और नैरो से इनमें वस्कुलर बंडल, और इनके स्ट्रक्चर में पिथ भी नहीं होती, मतलब कि इनका स्टेम इसलिए सिंपल है। एक तो इनमें सेकेंडरी जाइलम की इतनी ग्रोथ नहीं देखी गई, या फिर आप कह सकते हैं इनमें वस्कुलर टिश्यूज बहुत ही नैरो होते हैं, जिसकी वजह से इनके स्टेम बहुत एक तो बारीक होता है, दूसरा सिंपल इसलिए होता है क्योंकि इनमें काफी सारे स्ट्रक्चर्स नहीं होते, मतलब कि पिथ नहीं होता, इनके सेंटर में पिथ मौजूद नहीं होता, तो ये सिंपल स्टेम वाले स्ट्रक्चर है। चलें जी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट आपने समझ लेना है कि हम सिलोप्सिडा की बात करें, सिलोप्सिडा मतलब स्पोरोफाइट की बात करें, तो इनके अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वो स्पोरेंजिया है, स्पोर जिसमें प्रोड्यूस होते हैं तो स्पोरेंजिया है। अगर हम बात करें कि वो स्पोरेंजियम जिनके अंदर स्पोर्स लगते हैं, अब उनकी लोकेशन हम देखने जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो या तो टिप पे होते हैं या फिर लेटरल साइड ऑफ ब्रांचेस। अब जो पीछे हमने स्टेम पढ़ा था ना, जो एक स्टेम आगे दो में डिवाइड हो रहा था, तो कहते हैं कि ये या तो इनकी टिप्स पे मौजूद होता है, मतलब यहाँ या तो मौजूद हो सकते हैं। क्लियर है। ये मैं आपको साथ स्ट्रक्चर जो बना रही हूँ ना, ये स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कहते हैं, या तो स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर टिप्स पे मौजूद होता है ब्रांचेस, या फिर लेटरल कहीं यहाँ कहीं मौजूद होगा। क्लियर है, लेटरल साइड्स ऑफ ब्रांचेस।
चलें जी, ये समझ आ गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ आ गया कौन सा होता है, इनका स्पोरेंजिया, इनकी लोकेशन समझ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं गमीटोफाइट। अब गमीटोफाइट की बात करें तो वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, मतलब कि इनके गमीटोफाइट में ना रूट्स होते हैं, ना स्टेम्स होते हैं, ना लीव्स होती है, और इनकी गमीटोफाइट कलरलेस होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकती, और इनकी जो गमीटोफाइट है वो अंडरग्राउंड होती है। और अंडरग्राउंड होने के बाद एक जरूर फंक्शन परफॉर्म करती है, दैट इज की ये एसोसिएशन करती है फंगस के साथ। वो एसोसिएशन जो है ना, वो उनको हम दो किस्म के एसोसिएशन, या आप कह सकते हैं एक एसोसिएशन जिनके दो नाम हैं, जैसा कि सिम्बायोसिस और माइकोराइजल एसोसिएशन। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सिलोप्सिडा के आप कह सकते हैं गिमिटोफाइट की बात करें, तो जो सिलोप्सिडा की गिमिटोफाइट है ये एसोसिएशन शो करेगी, मतलब सिम्बायोसिस और माइकोराइजल एसोसिएशन शेयर करेगी किनके साथ, फंगस के साथ। अब ये क्योंकि अंडरग्राउंड होती है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं रूट, जैसे पीछे हमने रूट्स और फंगस का देखा था ना, ये उस तरह की होती है, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये अंडरग्राउंड होती है, तो ये फंगस से हम देखेंगे नेक्स्ट कि ये जो गिमिटोफाइट है ये फंगस से फूड लेगी, ठीक है, क्योंकि माइकोराइजल एसोसिएशन देख रहे हैं जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है, तो ये फूड लेगी। और उसके बरक्स अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई जो है वो प्रोटेक्शन लेती है गिमिटोफाइट के साथ अटैचमेंट। तो ये हमने एसोसिएशन देखी जो कि फिलोप्सिडा कर रही है, विस्क फंस बोलते हैं, करते कर रहे होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये एक एसोसिएशन शो करते हैं। हम गिमिटोफाइट की डिटेल देख रहे थे। गिमिटोफाइट एक तो थैलॉइड होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कलरलेस होते हैं, अंडरग्राउंड है, और अंडरग्राउंड होने के बाद इनका एक फायदा ये है कि वो जो है ना वो एसोसिएशन बना रही होती है, ठीक है, सिम्बायोसिस कर रही होती है, और एक जो है वो दोनों को फायदा हो रहा है, तो एक फूड ले रही है, दूसरी प्रोटेक्शन ले रही है। क्लियर हो गया? अब यही हमने कह दिया कि ऐसा रिलेशनशिप जो रूट और फंजाई के दरमियान, वस्कुलर प्लांट्स के रूट्स और फंजाई के दरमियान होता है, उसको सिम्बायोसिस और माइक्रोराइजल एसोसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो यहाँ मैंने आपके साथ शेयर करना है, एंड दैट इज को जो लिविंग जनरा है ना, अब हमने पीछे बात की थी सिलोप्सिडा का एक्सटिंक्ट जनरा, अब हमने सिलोप्सिडा की लिविंग जनरा बात करनी। तो ये मैंने दो मेंशन किए हैं कि जो अब मौजूद हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस है, दैट इज सिलोप्टम, ठीक है, सिलोटम और मिसीपटेरस। तो सिलोटम और मिसीपटेरस ये दोनों लिविंग जनरा है, इसके लिविंग जनरा है, सिलोप्सिडा के लिविंग जनरा है, ठीक है, जो कि अब मौजूद है। सो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। इससे इंशाल्लाह आगे जो है वो हम एवोल्यूशन ऑफ लीफ वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट, अगर आपने इस रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट का ओवरव्यू भी चले दे लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। एक तो ये अर्लीस्ट ग्रुप है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में सबसे पहले सब डिवीजन माना जाता है। एक्सटिंक्ट मैंने जनरल आपके साथ शेयर कर दिया। फिर हमने कहा कि रूटलेस होते हैं, हाँ, लेकिन इनकी ब्रांच ऐसी अरेंज होती है कि वो अंडरग्राउंड भी होती है और एरियल पार्ट्स में भी कन्वर्ट होती है, लेकिन वो ब्रांच में हमने स्पेसिफिक कर लिया कि वो डेकोमेस्टिक ब्रांच होते हैं। नीचे जो अंडरग्राउंड होते हैं उनमें फिर राइजोइड्स लगे होते हैं जो कि रूट लाइक होते हैं, और फिर वो एंकरिंग और फिर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और राइजोम जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम ही होता है बेसिकली, लेकिन वो काम इस तरह का परफॉर्म कर रहा होता है कि वहां से जो है वो रूट्स की तरह का काम ले रहा होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। एरियल पार्ट की हमने बात की कि एरियल, अब क्योंकि अंडरग्राउंड में रूट्स नहीं थे, एरियल पार्ट में लीव्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें आउट ग्रोथ है, लेकिन वो वेनलेस आउट ग्रोथ है। जब इनमें वेन ही नहीं होगी, जब इनमें वस्कुलर बंडल्स ही नहीं होंगे, तो हम इनको लीफ कंसीडर नहीं करेंगे। अगर स्टेम की बात करें तो हमने कहा था कि स्टेम जो है वो सिंपल है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर, स्टेम के अंदर जो नॉर्मली वस्कुलर टिश्यूज होते हैं ना, नॉर्मल स्टेम में वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, लेकिन इनमें क्योंकि नैरो, तो वो सेंटर में मौजूद होंगे। और ये जो इनका स्टेम है वो विदाउट पिथ है। इससे होगा ये कि एक तो इनके स्टेम्स बहुत बारीक होते हैं, दूसरी बात ये है कि ये सिंपल होते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की थी, हमने कहा था कि जिनके जो स्पोरोफाइट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्पोरेंजिया, और उसकी हमने लोकेशन देखी थी, या तो वो टिप्स पे लगे होते हैं ब्रांचेस के, या फिर वो लेटरल साइड्स पे लगे होते हैं ब्रांचेस के। उसके बाद गिमिटोफाइट थैलॉइड कलरलेस अंडरग्राउंड, और उसके बाद हमने कहा जी फंगस के साथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन करती है, फूड लेती है, प्रोटेक्शन देती है। उसके बाद लिविंग जनरा की बात की, सिलोटम और मिसीपटेरस जो है वो इनके जी लिविंग जनरा है। तो दिस इज इट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।